डेट है 17/12/2020। ये क्लास 10 की वर्कशीट है। तो हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों या पार्टी लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः इसमें संगठन तथा राजनीतिक मुद्दों पर एक निश्चित विचार जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं सारे पॉइंट्स पढ़ देती हूँ, लेकिन आपको जितने पॉइंट्स कहे जाएंगे उतना ही लिखिएगा और जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने ही उसी के अनुसार आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। दल सेकंड क्वेश्चन पॉइंट 2, दल की सरकार बनाते और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रमों को चुनते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी दल को राष्ट्र या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राज्य के राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख कीजिए। राज्य के राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिन्हें दलों को पूरा करना होता है। ये शर्तें निम्नलिखित होती हैं। यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों या अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। कोई दल लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर विजेता होता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। यही शर्त राज्य के राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए भी लागू होती है। प्रांतीय दल को विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2 सीटों पर विजय होता है तो चुनाव आयोग उसे अपने राज्य की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। यह है क्वेश्चन नंबर 3, दलीय प्रणाली। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन। कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। इन दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, राजनीतिक दलों की कमियों को दूर करना कठिन दिखाई देता है पर असंभव नहीं। कोई 4 सुझाव देकर के इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। ये CBSE 2016 में आया हुआ है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये जो क्वेश्चन आपके वर्कशीट में आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और साथ में याद भी कीजिए इसे। इसका उत्तर देखते हैं हम। निम्नलिखित सुधार राजनीतिक दलों के सुधार के लिए लागू किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने में रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। पॉइंट 2, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। पॉइंट 3, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए निर्मित संगठित चुनाव करना अनिवार्य कर दिया है।
इससे पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित होगा। उनके लिए आयकर रिटर्न भरना भी ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया है। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यवर्गीय इस दल ने धर्मनिरपेक्ष और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। ये दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। 2004 से लेकर 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व 2014 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी पराजित हुई और अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप ये तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ, आप चाहें तो इसे छोटा लिख सकते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान रखना होगा कि कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार आप लोग लिखिएगा इसे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम। ये आ गया भारतीय जनता पार्टी। आपको पता ही है कि इसका सिंबल क्या है, कमल है। पुराने भारतीय जनगण को जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में संगठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अत्यंत योग के प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सीमित रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नेता के हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2014 में हुई लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रही है। तो इसके बारे में अभी बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे। आप चाहे तो इसके कुछ पॉइंट्स कम लिख लीजिएगा। और मैं फिर कहूँगी कि आपको ये आंसर हमेशा ये देख करके करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट भूमिका नहीं मिलता तो या दो से ज़्यादा अधिक राजनीतिक दल विकास के साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1989 से लेकर के 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल की अनदेखी नहीं कर सकते। केंद्र सरकारों को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? मतलब क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है उसी का हाफ पूछा जा रहा है, तो हम इसका हाफ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया था और यहाँ से प्रांतीय दल का जो पूछा जा रहा है तो इसको हम कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिख देती हूँ जिससे आपको लगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है। राज्य में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए भी लागू होता है। ठीक है। प्रांतीय दल जो विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2 सीटों पर विजेता होता है तो चुनाव आयोग उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर देता है। मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय दल बनने के लिए, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए विधानसभा के चुनाव में कितना 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। मतलब विधानसभा में जितने भी वोट आए हैं उसका कितना वोट आपको मिलना चाहिए उस पार्टी को? 6% कम से कम वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए। ठीक है। तभी उन्हें राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग बच्चों आप लोग भी मेहनत करो और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि मुझे लगे कि अगर मैंने मेहनत किया तो मेरे बच्चों ने उसका फल दिया मुझे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार में संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुआ है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम और उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। तो आपको तमिलनाडु की जो पार्टी है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, जो उस राज्य की पार्टी है, आपको उसके नाम और उसका सिंबल आपको दिखाना है, शो करना है। तो एक ये आ गया AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है। उसका सिंबल ये है। ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बहुत सारे सिंबल जितने भी पार्टी के हैं सारा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है द्रविड़ा मुनित्रा कजागम। ठीक है। तो ये भी, इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा। वैसे ये तो बहुत ही आसान है, एक झंडा बना देना है, ऊपर से 2 पहाड़ और एक सन बना देना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम करते हैं ये समरी वाला। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग खुद ही फिर कहोगे इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाती हूँ मैं, इसलिए आप लोग नहीं देखोगे, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगी। ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे पढ़ने के बाद ही जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था, ये तीनों दलीय व्यवस्था मैंने बताया था। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था हो गया। अब हम देखते हैं गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मैंने पहले बताया है आपको गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं। जब मैं ऐसी बोल भी देती हूँ और थोड़ा सा वहाँ पे पहुँच भी जाती हूँ, आप लोग ऐसे देख कर लिख लीजिएगा, लेकिन सिंपल तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो
कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी चुनाव में जीतने के बाद अपनी सरकार बनाती है तो वह क्या कहलाता है? गठबंधन सरकार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चीन में कौन सा दलीय व्यवस्था है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। आप सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेगा वो बिना इसका आंसर दिए आगे इस वीडियो को नहीं देखेगा, समझे? यहीं पे स्टॉप कर देना अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो मजाक कर रही हूँ। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ कि चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा दलीय व्यवस्था है ये मैं बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, अब लास्ट बचा है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त संगद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब ये हुआ कि आपको इसकी समरी लिखनी है। तो समरी आप कब लिख पाओगे? जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे उसके बाद लिखोगे। वैसे मैं अपनी समरी जो मैंने लिखी है वो मैं पढ़ देती हूँ, और आप लोग भी कोशिश करना कि अपना खुद का समरी बना के लिखो। ठीक है, उपयुक्त ध्यान से मतलब उपयुक्त जो समरी है, गद्यांश जो है, उसे दर्शाता है कि सत्ता प्राप्ति की लालसा में सभी दल मिलकर गठबंधन करके बहुदलीय व्यवस्था के तहत सरकार चलाते हैं, और आमतौर पर बहुदलीय व्यवस्था अस्थिरता लाती है और इसके साथ ही प्रणाली में विभिन्न होते और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, आज बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।